नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह ईदी अमीन के बारे में। ईदी अमीन 1971 से 1979 के बीच युगांडा का प्रेसिडेंट रहा और अपने रूल के दौरान इसने लाखों लोगों को मरवा दिया। ईदी अमीन पहले युगांडा का कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस था और 1971 में इसने तख्ता पलट करके उस वक्त के प्रेसिडेंट मिल्टन ओबोटे को सस्पेंड किया और अपने आप को युगांडा का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और उसके बाद 1979 तक ये युगांडा का डिक्टेटर बना रहा। कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने एस्टिमेट दिया है कि ईदी अमीन के टेन्योर के दौरान करीबन 5 लाख लोग मिलिट्री ऑपरेशंस में मरवा दिए गए, जिनमें पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग फॉर्मर युगांडन प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स एंड सिविलियंस शामिल थे। इस वीडियो में हम ईदी अमीन की पूरी लाइफ जर्नी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। ईदी अमीन का जन्म एक काकवा ट्राइबल फैमिली में हुआ था 1920s में। ईदी अमीन की परवरिश ट्राइबल ट्रेडिशंस के बीच ही हुई थी। इनमें से कुछ ट्रेडिशन तो बिल्कुल ब्रूटल और बेजारे थे, जैसे कि अपने एनिमी को मारकर उसका खून पीना और उसका मांस खाना। और इन्हीं ट्रेडिशंस का असर ईदी अमीन पर भी हुआ था। जब वो युगांडा का प्रेसिडेंट बना था तब उसके कई पॉलिटिकल अपोनेंट्स ने ये क्लेम किया था कि ईदी अमीन आदमखोर है, और इवन ये भी आरोप लगाया था कि ईदी अमीन ने चीफ जस्टिस ऑफ युगांडा का भी मांस खाया था। ईदी अमीन बचपन में कुछ साल ही स्कूल गया था और उसने बचपन से ही छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। 1962 से पहले युगांडा ब्रिटिश रूल के अंडर आता था। 1946 में ईदी अमीन ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी एज एन असिस्टेंट कुक। ईदी अमीन की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त थी। उसकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी और वो एक बेहतरीन एथलीट था। ब्रिटिश आर्मी में रहकर उसने बॉक्सिंग, स्विमिंग और रग्बी जैसे स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लिया। ईदी अमीन की इन्हीं खूबियों को देखते हुए उसे 1947 में ही मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई गई। ईदी अमीन को केन्या और बर्मा कैंपेन्स पे भी भेजा गया। उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे जल्दी प्रमोशन भी मिलती रही और 1961 तक ईदी अमीन लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंच चुका था। 1962 में युगांडा को इंडिपेंडेंस मिली। युगांडन आर्मी में ईदी अमीन को कैप्टन के पद पर प्रमोट किया गया। फिर 1963 में उसे मेजर बनाया गया, 1964 में डिप्टी कमांडर, 65 में कमांडर और 1970 तक ईदी अमीन को कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस बना दिया गया। शुरुआत में युगांडा के प्रेसिडेंट मिल्टन ओबोटे और ईदी अमीन के बीच काफ़ी अच्छे संबंध थे और इवन वो दोनों मिलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से गोल्ड और अफीम की स्मगलिंग भी किया करते थे। 1965 से 1970 के बीच ईदी अमीन ने पूरी युगांडन आर्मी में सिर्फ ट्राइबल्स और मुस्लिम्स को ही रिक्रूट किया, जिसकी वजह से पूरी युगांडन आर्मी में 90% तक मुस्लिम्स और ट्राइबल्स ट्रूप्स हो गए थे। और जबकि उस वक्त युगांडा में सिर्फ 5% ही मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ये सारे ट्रूप्स ईदी अमीन के लॉयल थे। ईदी अमीन के ऊपर साउथ सूडान में रिपब्लिक मूवमेंट को सपोर्ट करने के इल्ज़ाम लगे, जिसकी वजह से ओबोटे और ईदी अमीन के बीच दरारें आ गई। 1969 में ईदी अमीन ने मिल्टन ओबोटे को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसलिए 1970 में मिल्टन ओबोटे ने ईदी अमीन को कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस से हटाकर कमांडर ऑफ युगांडन आर्मी की पोस्ट पर डिमोट कर दिया। ईदी अमीन को पता चल गया था कि जल्दी ही ओबोटे उसे मिलिट्री में करप्शन के चार्जेस लगाकर अरेस्ट करने वाला है। इसलिए ईदी अमीन ने 1971 में तख्ता पलट कर दिया। 25 जनवरी 1971 को मिल्टन ओबोटे कॉमनवेल्थ समिट मीटिंग्स के लिए सिंगापुर गए थे और पीछे से ईदी अमीन ने रेडियो पर मिलिट्री रूल की घोषणा कर दी। Army and Air Force decided to take over from the civilian rule. एंड बिकॉज 90% आर्मी स्टाफ ईदी अमीन का लॉयल था, तो बड़ी आसानी से उसने ये तख्ता पलट कर दिया। पावर में आते ही ईदी अमीन ने कई अजीबोगरीब फैसले सुनाए, जिससे इवेंचुअली युगांडा की इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ। उनमें से एक फैसला था इकोनॉमिक वॉर। 1972 में ईदी अमीन ने घोषणा कर दी कि युगांडा में जितने भी एशियंस हैं वो सब युगांडा छोड़कर चले जाए और सभी एशियंस के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी युगांडा गवर्नमेंट की हो जाएगी। इस फैसले के बाद करीब 80,000 इंडियंस को युगांडा छोड़ना पड़ा। The whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black and administration in those shops is run by the Ugandan. एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग युगांडा की 90% फैक्ट्रीज इंडियंस ओन करते थे, जो कई पीढ़ियों से युगांडा में रह रहे थे। ईदी अमीन के इस फैसले के बाद सभी इंडियंस को अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर युगांडा से भागना पड़ा। और बिकॉज युगांडा की 90% फैक्ट्रीज इंडियंस रन करते थे, तो इंडियंस के युगांडा छोड़ने के बाद युगांडा की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। और दूसरी तरफ इंडिया समेत सभी एशियन कंट्रीज़ ने युगांडा के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए। शुरुआत में ईदी अमीन को यूके, इजराइल और वेस्ट जर्मनी जैसी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, लेकिन जब युगांडा की इकोनॉमी डूबने लगी और ईदी अमीन ने इन कंट्रीज़ से फाइनेंशियल एड मांगी, तो सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मना कर दिया। और बाद में वेस्ट जर्मनी, इजराइल और यूके ने भी युगांडा से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए। ईदी अमीन के रूल में इकोनॉमी तो ख़राब हो ही रही थी, साथ ही साथ युगांडा में क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
बिकॉज सारे के सारे क्रिमिनल्स को मिलिट्री में भर्ती करवा रखा था, इसीलिए कोई भी किसी को भी कहीं पे भी गोली मार देता था। ईदी अमीन ने अपने सारे अपोनेंट्स को मरवा दिया था। इस दौर में नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी युगांडा के रिश्ते ख़राब हो चुके थे। सूडान, केनिया, रवांडा और तंजानिया के साथ युगांडा की दुश्मनी हो चुकी थी। युगांडा की हेल्प उस वक्त की थी लीबिया ने, बिकॉज मुअम्मर गद्दाफी उस वक्त लीबिया का रूलर हुआ करता था, जो कि खुद भी ईदी अमीन की तरह ही एक तानाशाह था। लेकिन लीबिया की हेल्प भी युगांडा को इस क्राइसिस से बचा नहीं पाई। युगांडा के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि ईदी अमीन के खुद के लॉयल ऑफिशियल्स भी उसके खिलाफ हो गए थे और कई सारे युगांडा के मिनिस्टर्स युगांडा छोड़कर भाग गए थे। 1977 में ईदी अमीन ने मुस्तफ़ा इदरीसी को युगांडा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन बाद में मुस्तफ़ा इदरीसी भी ईदी अमीन के खिलाफ हो गए। 1978 में मुस्तफ़ा इदरीसी एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए थे और उसे ट्रीटमेंट के लिए इजिप्ट ले जाया गया। इसी बीच ईदी अमीन ने मुस्तफ़ा इदरीसी को वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया। इस फैसले के बाद इदरीसी के फॉलोअर्स ने प्रोटेस्ट किया। ईदी अमीन ने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए अपनी आर्मी भेजी। इदरीसी के सपोर्टर्स बॉर्डर क्रॉस कर तंजानिया भाग गए, तो ईदी अमीन ने तंजानिया को ही इन्वेड कर दिया। इस इन्वेजन के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईदी अमीन ने जानबूझकर तंजानिया को इन्वेड किया था। उसे लगा कि तंजानिया की वेल्थ से वो युगांडा के इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक कर सकता है, बट युगांडा पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तो तंजानिया ने आसानी से युगांडा को हरा दिया और उल्टा तंजानिया ने फिर युगांडा को इन्वेड किया और युगांडा का एक बड़ा हिस्सा भी कब्जा लिया। इस इन्वेजन के बाद ईदी अमीन को युगांडा छोड़कर भागना पड़ा। ईदी अमीन पहले तो लीबिया गया और इवेंचुअली वो सऊदी अरेबिया में सेटल हो गया। ईदी अमीन की डेथ 2003 में सऊदी अरब में हुई। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी फैमिली ने कोशिश करी कि ईदी अमीन को युगांडा वापस लाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ईदी अमीन की भी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने देश वापस जाए, लेकिन वो जिद्दा के एक हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा रहा और 16 अगस्त 2003 को हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई। सो ये थी कहानी इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह ईदी अमीन की। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, सत्यमेव जयते।